गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब लास्ट लेक्चर में हमने बायोमोलिक्यूल्स पूरा कंप्लीट किया था, राइट। तो इस लेक्चर के अंदर हम हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 6, जनरल प्रिंसिपल्स एंड द प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, इसके बारे में बात करेंगे। देखो, बहुत ही इजी चैप्टर है। क्यों? बिकॉज आप 10th में मेटालर्जी स्टडी कर चुके हो कि मेटल को प्यूरिफाई कैसे किया जाता है उसके बारे में। तो यहाँ पे डिटेल में उसके बारे में दिया है। प्लस बेनिफिट आपके लिए ये रहेगा, नियर अबाउट सिर्फ 4 या 5 पॉइंट ही ऐसे हैं जो सिलेबस में रखे गए हैं, बाकी का सिलेबस रिड्यूस किया गया है। सो एक तो इजी चैप्टर है, ऊपर से पोर्शन भी कम किया है, तो आपको इसके मार्क्स बहुत इजीली मिलेंगे। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द लेक्चर। Thermodynamics illustrates why only a certain reducing elements and minimum specific temperature are suitable for reduction of metal oxide to the metal in the extraction. Thermodynamics जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि हमें जिस एलिमेंट को रिड्यूस करना है उस एलिमेंट के लिए हमें कितना टेम्परेचर चाहिए होगा और उसके लिए सूटेबल मेटल ऑक्साइड कौन सा रहेगा। लेकिन एक्सट्रैक्शन का पूरा मेथड तो हमें ही बनाना पड़ेगा बिकॉज थर्मोडायनेमिक्स सिर्फ टेम्परेचर और पर्टिकुलर मेटल ऑक्साइड ही बताएगा हमें। क्लियर? इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले उसका पूरा इंट्रोडक्शन हम स्टडी करते हैं, बिकॉज इंट्रोडक्शन के अंदर काफ़ी सारे 1 मार्कर क्वेश्चंस है जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, यहाँ पे थ्रू आउट पूरी इंडिया की हिस्ट्री दी गई है मेटालर्जिकल टॉपिक के ऊपर। ठीक है, सो चलो देखते हैं। द हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन इज लिंक्ड टू यूज ऑफ मेटल in antiquity in many ways. Different periods of early human civilization has been named after metals. हमारे जो युग है उस युगों को कौन सी मेटल हम यूज करते हैं उसके बेसिस पे नाम दिया गया था। प्लस हमारी जो सिविलाइजेशन है, हमारी जो हिस्ट्री है, वहाँ पे हमें काफ़ी सारे मेटल के एंटिक्विटीज़ मिलते हैं, यानी कि काफ़ी सारे ऐसे मॉडल्स मिलते हैं जो हमें अर्थ क्रस्ट से मिले हैं पुरानी सिविलाइजेशन के। अब मेटल कहाँ से आया? प्योर फॉर्म में तो मेटल होता नहीं है, उसे प्यूरिफाई करना पड़ता है। यानी कि पुरानी जो सिविलाइजेशन थी उनके पास प्यूरिफिकेशन मेथड्स थी, इसका मतलब ये हुआ, राइट। द स्किल्स ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल्स गेव मेनी मेटल्स एंड ब्रॉट अबाउट सेवरल चेंज इन द ह्यूमन सोसाइटी। और जैसे जैसे ह्यूमंस डेवलप होते गए उनके पास अलग अलग मेटल्स को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है उनका स्किल डेवलप होता गया, राइट। इट गेव वेपन्स, टूल्स, ऑर्नामेंट्स, यूटेंसिल्स फॉर होम एक्सेट्रा, और काफ़ी सारी चीज़ें। और उस मेटल को यूज़ करके हमने वेपन्स बनाए, जैसे कि रेडियो एक्टिव मेटल्स हमें मिले तो हमने उसमें से एटम बॉम्ब बनाया, अ वेपन, राइट। फिर उसके काफ़ी समय पहले की बात करें तो जब हम आयरन के कांटेक्ट में आए थे तो हमने आयरन से बनने वाले काफ़ी सारे वेपन्स बनाए, जैसे कि स्वॉर्ड है, राइट। उसके बाद टूल्स बनाए, एग्रीकल्चरल टूल्स बनाए हमने, ट्रैक्टर है, फिर हल होता है। आफ्टर दैट ऑर्नामेंट्स, सो काफ़ी सारे एट्रैक्टिव मेटल्स भी मिले हमें, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, जिसका हम ऑर्नामेंट्स बनाने में यूज़ करते हैं। यूटेंसिल्स, एल्यूमिनियम का यूज़ हम यूटेंसिल बनाने में करते हैं। एनरिच्ड द कल्चरल लाइफ, और ये सारी मेटल्स को यूज़ करके हमने हमारी लाइफ जो है उसको
एनरिच्ड कर दिया, यानी कि प्रोस्पेक्टिव पूरा लाइफ बना दिया हमने। ओके, द 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी, जीवन को समृद्ध बनाने की 7 अलग अलग मेटल कौन सी है वो? गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, लेड, टीन, आयरन एंड मर्क्यूरी। पहले तो ये 7 मेटल का नाम आपको याद रखना है, 1 मार्कर क्वेश्चन है। 7 मेटल्स ऑफ एंटिक्विटी, गोल्ड, कॉपर, सिल्वर, lead, tin, iron and mercury. Although modern metallurgy had exponential growth after industrial revolution, it is interesting to note that many modern concepts in metallurgy have their roots in ancient practice that predated the industrial revolution. अभी जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के बाद हमारे पास अलग अलग प्यूरिफिकेशन के मेथड्स हैं, उनमें से काफ़ी सारे मेथड्स ऐसे हैं जिनका रूट हमारी हिस्ट्री में दबा हुआ है, यानी कि हिस्ट्री की कुछ एक मेथड्स हम यूज़ करते थे, उनको डेवलप किया हमने अच्छे से, राइट। फॉर ओवर 7,000 years, इंडिया हैज़ हैड अ रिच ट्रेडिशन इन मेटलर्जिकल स्किल्स। 7,000 साल तक इंडिया के पास मेटल की प्यूरिफिकेशन की अभूतपूर्व स्किल्स थी। कैसे? अब उसके बारे में डिटेल में बात किया गया है। देखो, पूरा हिस्ट्री बताया है आपको मेटलर्जी का। देखो, द 2 इंपॉर्टेंट सोर्सेस फॉर द हिस्ट्री ऑफ इंडियन मेटलर्जी। अब 2 सोर्स है हमारे मेटलर्जी के। पहला है आर्कियोलॉजिकल एक्सकेवेशंस एंड लिटरेरी एविडेंस, यानी कि खुदाई करने से मिलने वाले एविडेंस, और दूसरी किताबें। लिटरेरी एविडेंस मीन्स किताबें, हमारे ग्रंथ पुराने। द फर्स्ट एविडेंस ऑफ मेटल इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट कम्स फ्रॉम, सबसे पहला मेटल का एविडेंस हमें इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में कहां से मिला था? तो वो हमें बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से मिला था। क्या मिला था? अ स्मॉल कॉपर बीड मिला था। एक कॉपर का छोटा सा बीड मिला था। जब उसको कार्बन डेटेड किया गया तो हमें पता चला कि वो 6,000 साल बिफोर क्राइस्ट बनाया गया था। 6,000 साल बिफोर क्राइस्ट। अभी 2020 चल रहा है, 2020 प्लस 6,000, 8,000 साल पहले का एक एविडेंस हमें मिला था बलूचिस्तान के मेहरगढ़ से। ये आपका 1 मार्कर क्वेश्चन है, फर्स्ट एविडेंस। तब कॉपर को प्यूरिफाई करने की मेथड थी 8,000 साल पहले। सोचो जरा। इट इज हाउएवर थॉट टू बी नेटिव कॉपर विच हैज नॉट बीन एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द ओर। फिर हमने सोचा कि चलो नेटिव कॉपर होगा, यानी कि ऐसा कॉपर जिसको ओर से एक्सट्रैक्ट नहीं किया गया है, ऐसा सोचा हमने। लेकिन spectrometer studies on the copper ore sample obtained from the ancient mine pits at Khetri in Rajasthan and the metal sample cut from the representative Hadappan artifacts recovered from Mithalal in Haryana and 8 other cities distributed in Rajasthan, Gujarat, Madhya Pradesh and Maharashtra proved that copper metallurgy in India dates back to the Chalcolithic culture in the subcontinent। जब इंडिया के सब कॉन्टिनेंट में चाल्कोलिथिक कल्चर डेवलप्ड था। चाल्कोलिथिक कल्चर का मतलब क्या होता है? चलो सोचो। सबसे पहले बहुत ही सिंपल इसका मतलब है। चाल्को का मतलब होता है स्टोन एंड लिथिक का मतलब होता है कॉपर। जब दुनिया में
कॉपर एंड स्टोन का यूज किया जाता था। कॉपर एंड स्टोन फेज, आयरन फेज आया था, कॉपर स्टोन फेज था। तो ये कॉपर स्टोन फेज के आर्टिफैक्ट्स हमें इंडिया से मिले हैं। इंडियन कॉपर स्टोन फेज copper objects were in all probability made initially। इसका मतलब क्या है कि इंडिया का चाल्कोलिथिक कॉपर उस टाइम में बहुत ही ज्यादा डेवलप्ड था, क्योंकि तब जोन था कॉपर एंड स्टोन का जोन था, प्योर कॉपर नहीं था। उस टाइम पे इंडिया से प्योर कॉपर के आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। सोचो, द और फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फॉर मेकिंग द ऑब्जेक्ट्स वाज ऑब्टेन फ्रॉम चाल्कोपाइराइट और डिपोजिटेड इन अरवल्ली हिल्स। और पत्थर से मिली हुई कॉपर की जो ओर है, चाल्कोपाइराइट ओर जिसे कहा जाता है, उस ओर से हम कॉपर को एक्सट्रैक्ट करते थे इंडिया में, जो हमें कहां से मिलता था? चाल्कोपाइराइट, अरवल्ली हिल्स से। कलेक्शन ऑफ आर्कियोलॉजिकल टेक्स्ट फ्रॉम कॉपर प्लेट्स। अब पुराने जमाने में कॉपर प्लेट्स पे लिखा जाता था, ताम्रपत्र जिसे कहा जाता था, एंड रॉक इंस्क्रिप्शंस यानी कि शिलालेख, हैज बीन compiled and published by Archaeological Survey of India during the past century। कॉपर फेज के बाद भी इसका बहुत रॉयल यूज होता था। कैसे रॉयल? देखो, रॉयल रिकॉर्ड्स वेर एनग्रेव्ड ऑन कॉपर प्लेट्स, जिसे ताम्रपत्र कहा जाता था। अर्लीएस्ट नोन एज ए कॉपर प्लेट हैज ए मौर्य रिकॉर्ड that mentioned famine relief efforts। यानी कि जब बारिश कम होती थी तब टैक्सेस के ऊपर कैसे राहत दी गई है उसके बारे में लिखा हुआ पूरा एक कॉपर प्लेट यानी कि ताम्रपत्र मौर्य संतुलन का मिला है हमें। इट हैज वन ऑफ द वेरी फ्यू प्री अशोका ब्राह्मी इंस्क्रिप्शन इन इंडिया। और अशोका ब्राह्मी से पहले के ताम्रपत्र भी हमारे पास है। तो ये हिस्ट्री के बारे में, कॉपर फेज के बारे में अभी बात हो रही है। उसके बाद आयरन फेज भी आएगा। हड़प्पन ऑल्सो यूज्ड गोल्ड एंड सिल्वर। अब गोल्ड की बारी आएगी। हड़प्पन्स जो है 6000 बिफोर क्राइस्ट ईयर्स, वो गोल्ड और सिल्वर का यूज करते थे, एज वेल एज देयर जॉइंट एलॉय, इलेक्ट्रम का भी वो यूज करते थे। गोल्ड सिल्वर का जॉइंट एलॉय होता था। वेराइटी ऑफ ऑर्नामेंट सच एज पेंडेंट्स, बैंगल्स, बीड्स एंड रिंग्स हैव बीन फाउंड इन सिरामिक एंड ब्रॉन्ज पॉट्स। सिरामिक और ब्रॉन्ज के पॉट्स के अंदर ये सारे ऑर्नामेंट्स पाए गए थे हड़प्पन संतलन के वक्त। अर्ली गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स हैज बीन फाउंड फ्रॉम इंडस वैली साइट सच एज मोहेंजोदारो 3000 years before Christ. These are on display in the National Museum of Delhi. India has distinction of having a deepest ancient gold mines in the world. दुनिया की गोल्ड की सबसे पुरानी खान कर्नाटका के मास्की के अंदर है। कार्बन डेटिंग से हमने अगर उस माइन का एज फाइंड करने की कोशिश की तो वो फर्स्ट मिलेनियम की मिड रेंज में आता है। फर्स्ट मिलेनियम यानी कि ये 21st मिलेनियम अभी चल रहा है, ये फर्स्ट मिलेनियम की बात हो रही है। दुनिया का सबसे पुराना गोल्ड माइन इंडिया के कर्नाटका में है, याद रखना। हमारा जो ऋग्वेद है
उनके श्लोक यानी कि हेम्स के अंदर गिव अर्लीस्ट इनडायरेक्ट रेफरेंसेस टू द एल्यूवियल प्लेसर गोल्ड डिपोजिटेड इन इंडिया। रिवर के अंदर पानी के साथ जो मिट्टी आती है उसे एल्यूवियल कहा जाता है। उस एल्यूवियल के अंदर गोल्ड डिपॉजिट रहता है, ऐसा ऋग्वेद के श्लोक्स के अंदर लिखा गया है, श्लोका के अंदर लिखा गया है। और कहां कहां है वो प्लेसेस, उस प्लेसेस के बारे में बात की गई है। द रिवर सिंधु वॉज एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ गोल्ड इन एशियन टाइम्स। पुराने जमाने में सिंधु नदी जो है पंजाब की, वो गोल्ड की एक सोर्स कही जाती थी। इट इज इंटरेस्टिंग दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ एल्यूवियल प्लेसर गोल्ड इन द रिवर सिंधु हैज बीन रिपोर्टेड इन मॉडर्न टाइम्स ऑल्सो। सिंधु नदी की जो मिट्टी है उसके अंदर अभी भी गोल्ड है, उसके मॉडर्न टाइम में भी काफी सारे रिपोर्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। It has been reported that there are greater mines of gold in the region of Mansarovar and Takjoyung even now, right now. लेकिन अभी तक हमें वो मिली नहीं है। The Pali text अंगुत्तरा निकाया, पाली टेक्स्ट जो है एक टेक्स्ट लिखा गया है किसके बारे में? अंगुत्तरा निकाया के बारे में। narrates the process of recovery of gold dust and particles from alluvial placer gold deposits। जो रिवर की मिट्टी जो रहती है, कांप जिसे कहा जाता है एल्यूवियल, उसके अंदर से गोल्ड को कैसे बाहर निकाला जाता है वो पाली टेक्स्ट में लिखा गया है। पाली टेक्स्ट किसे बिलोंग करता है? अंगुत्तरा निकाया बुक के अंदर है। Although evidence of gold refining is available in the Vedic text also, in the कौटिल्यस अर्थशास्त्र, कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र दिया गया था उसमें भी गोल्ड को कैसे रिफाइन करना है उसके वैदिक टेक्स्ट है। Authored probably in 3rd or the 4th century before Christ during Maurya era, मौर्य संतलन थी उससे पहले की बात है। which has much data on prevailing chemical practices in a long section on mine and minerals including metal ore of gold, silver, copper, lead, tin, iron। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में ये 6 मेटल को कैसे प्यूरिफाई किया जाता है उसकी केमिकल प्रैक्टिस भी लिखी गई है। Specially for gold, Kautilya describes a variety of gold called रस विद्या। गोल्ड के अलग अलग टाइप बताए गए हैं। Which is naturally occurring gold solution। Even Kalidas also mentioned about such a solution। It is astonishing how people recognized such solution। उस समय पे इतने टाइम पहले कालिदास, कौटिल्य, इन सभी को गोल्ड के सॉल्यूशंस के बारे में पता था। सोचो, ये बहुत ही बड़ी बात है। अ नेटिव गोल्ड हैज डिफरेंट कलर्स, यानी कि जो प्योर गोल्ड नहीं होता है उसके काफी सारे अलग अलग शेड्स होते हैं इंप्योरिटी की वजह से, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर एंड द अमाउंट ऑफ इंप्योरिटी प्रेजेंट इन इट। It is likely that the different colors of native gold were a major driving force for a development of gold refining। ये गोल्ड के जो अलग अलग शेड्स रहते थे वो अलग अलग शेड ऑब्टेन करने के लिए गोल्ड रिफाइनिंग उस समय पे इतना ज्यादा डेवलप हुआ था, राजा महाराजा को खुश करने के लिए, राइट। अब बात करेंगे आयरन एरा की, ठीक है। चलो, recent excavations in central parts of Ganga valleys and Vindhya hills has shown that iron was produced there possibly as early as in before Christ 1800, यानी कि नियर अबाउट 4000 साल पहले, आज से 4000 साल पहले आयरन प्रोड्यूस किया जाता था।
सोचो जरा, तब दुनिया में आयरन एरा स्टार्ट भी नहीं हुआ था। इन द रिसेंट एक्सकेवेशंस कंडक्टेड बाय उत्तर प्रदेश स्टेट आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट, आयरन फर्नेसिस, आयरन को प्यूरिफाई करने की फर्नेस, सोचो, आर्टिफैक्ट्स, ट्यूयर्स एंड लेयर ऑफ स्लैग हैज बीन फाउंड। स्लैग के लेयर मिले, सोचो, हम अभी आयरन फर्नेस यूज करते हैं, वो आज से 4000 साल पहले आयरन फर्नेस यूज करते थे। और देखो यहां पे टाइम भी लिखा है, रेडियो कार्बन डेटिंग, यानी कि उसका टाइम जानने की जो मेथड है, प्लेसेस देम बिटवीन बिफोर क्राइस्ट 1800 to 1000 ईयर्स बिफोर क्राइस्ट, यानी कि 3000 से 4000 साल पहले का ये सारा आयरन है, ऐसा बताया गया है। The results of excavation indicate that the knowledge of iron smelting and manufacturing of iron artifacts was well known in eastern Vindhyas, यानी कि विंध्य हिल्स जो है, ईस्टर्न विंध्य हिल्स जो है, वहां पे इनका बहुत ही डीप नॉलेज था। एंड इट वॉज इन यूज इन अ सेंट्रल गंगा प्लेन्स ऑल्सो, गंगा नदी के जो काफी बड़े मैदान है वहां पे भी उनको बनाने के लिए ये स्लैग्स का यूज किया, एट लीस्ट द अर्ली सेकंड मिलेनियम। द क्वांटिटी एंड टाइप्स ऑफ आयरन artifacts and a level of technical advancement indicate that working of iron would have been introduced much earlier। ये जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज की है, जो हमें मिला है, हमारे हाथ में जो आया है, वो इतना ज्यादा एडवांस है जिससे हमें पता चलता है कि आयरन का यूज तो उससे काफी पहले से हो रहा था, बिकॉज ये सारी चीजें बहुत एडवांस थी। The evidence indicates early use of iron in other areas of country also, which proves that India was indeed an independent center for the development of working in iron। इंडिया एक पूरा अपना अलग ही कंट्री था आयरन को यूज करने में, ठीक है। आयरन स्मेल्टिंग एंड द यूज ऑफ आयरन वाज स्पेशली एस्टेब्लिश्ड इन द साउथ इंडियन मेगालिथिक कल्चर ऑल्सो। साउथ इंडिया में भी आयरन बहुत ही डिफरेंट वे में यूज किया जाता था। फोर्जिंग ऑफ अ व्रॉट आयरन, व्रॉट आयरन यानी कि आयरन को अलग करने के बाद उनमें से जो चीजें बनाई जाती है तब उनमें से बबल्स दूर किए जाते हैं, उसे रॉट आयरन कहा जाता है। फोर्जिंग ऑफ रॉट आयरन सीम्स टू हैव बीन एट पीक इन इंडिया इन द फर्स्ट मिलेनियम सी। 0 से 1000 की जो लिमिट है साल की, वहां पे व्रॉट आयरन का प्रोडक्शन इंडिया में पीक लेवल पे था। ग्रीक अकाउंट्स रिपोर्ट द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील इन इंडिया बाय क्रूसिबल प्रोसेस। हम क्रूसिबल प्रोसेस से आयरन को बनाते थे। इन दिस प्रोसेस, अब देखो रॉट आयरन के बारे में बताया गया है, क्रूसिबल प्रोसेस कैसे बना जाता है। In this process, iron, charcoal and glass were mixed together in a crucible and heated until the iron melt and absorbs the carbon. India was a major innovator in a production of advanced quality steel. उस टाइम पे इंडिया का स्टील जो है वो दी बेस्ट कहा जाता था, क्योंकि हम स्टील बनाने के एक्सपर्ट थे। क्यों? देखो, Indian steel was called a wonder material of the Orient. A Roman historian, Quintus Curtius, records that one of the gift Porus of Taxila gave to Alexander the Great was some 2.5 ton of woods steel. वुड स्टील साउथ में बनाया जाता है जिसके अंदर 1 से 2% तक कार्बन रहता है। वुड स्टील इज प्रिलिमरी आयरन कंटेनिंग अ हाई प्रपोर्शन ऑफ कार्बन 1 to 2%। ओके, वुड्स इज द इंग्लिश वर्जन ऑफ वर्ड ऊकू।
उकू वर्ड का इंग्लिश वर्ड है वुड्स। उकू वर्ड तब यूज किया जाता था कर्नाटका एंड आयरन में, उकू आयरन। लिटरेरी अकाउंट्स यानी कि बुक्स हमारी जो है वो सजेस्ट करते हैं इंडियन वुड स्टील फ्रॉम सदर्न पार्ट ऑफ द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वॉज एक्सपोर्टेड टू यूरोप, चाइना एंड अरब वर्ल्ड ऑल्सो। हम यहां से वुड स्टील एक्सपोर्ट करते थे बाहर, सोचो। इट बिकेम प्रोमिनेंट इन द मिडल ईस्ट वेयर इट वॉज नेम्ड एज ए डमासस स्टील। आपको पता है टीपू सुल्तान की तलवार जो दमासस स्टील से बनी हुई है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्टील रहता है, राइट। महाराणा प्रताप का पूरा कवच। तो मिडल ईस्ट में उनका नाम जो हमारा वुड स्टील था वो चेंज करके दमासस स्टील बनाया गया। माइकल फेराडे करके नाम आपने सुना ही है, उसने इसको डुप्लीकेट करने की कोशिश की थी, यानी कि इस स्टील को बनाने की कोशिश की थी डिफरेंट मेटल्स को यूज करके, लेकिन वो उसको बना नहीं पाया था। When iron ore is reduced to solid state, अब ये रॉट आयरन की बात की गई है। When iron ore is reduced to solid state by using charcoal, porous iron block are formed. Therefore, reduced porous होते हैं वो, देखो। Therefore, reduced iron blocks are also called sponge iron blocks, क्योंकि उनके अंदर एयर रह जाती है। Any useful product can be obtained from this material only after removing the porosity by heat forging. फिर वो जो स्पॉन्ज आयरन है उनमें से एयर निकाली जाती है और उसको रॉट आयरन में कन्वर्ट किया जाता है, विच इज नोन एज अ रॉट आयरन। द एक्साइटिंग एग्जाम्पल ऑफ अ रॉट आयरन प्रोड्यूस इन एशियन इंडिया इज द वर्ल्ड फेमस आयरन पिलर। आयरन पिलर जो है रॉट आयरन का एक बेस्ट एग्जाम्पल है। इट वॉज इरेक्टेड in its place position in Delhi in the 5th century after the Christ. The Sanskrit description engraved on it suggests that it was brought here from elsewhere during the Gupta period. चंद्रगुप्त मौर्य, आपने नाम सुना है ना, उस समय की बात है ये। अब इसका कंपोजिशन जो है उसके बारे में बात करते हैं। The average composition in percentage weight contains iron with 0.15% carbon, 0.05% silicon, 0.05% manganese, 0.25% phosphorus, 0.005% nickel, 0.03% copper and 0.02% nitrogen। देखो हम हमारी मॉडर्न टेक्निक यूज करके उसका कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं। अब ये सारी चीजें अगर आप मिक्स करोगे तो आप ये आयरन नहीं बना पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके पास मेथड नहीं है कि इन सभी को कैसे मिक्स करना है। मेथड होना चाहिए ना प्रॉपर आपके पास। क्यों? ये वंडर क्यों है? क्योंकि द मोस्ट सिग्निफिकेंट एस्पेक्ट ऑफ द फिलर इज दैट there is no sign of corrosion in spite of the fact that it has been exposed to the atmosphere for near about 1600 years। 1600 साल से वो एटमॉस्फेयर में खुला पड़ा है, फिर भी उसके अंदर कहीं पे भी कोरोजन नहीं हो रहा है। ये बहुत ही बड़ी बात है। Radiocarbon dating of charcoal from iron slag revealed evidence of continuous smelting in Khasi hills of Meghalaya also। मेघालय के खासी हिल्स में भी काफी सारे स्मेल्टिंग के पोर्शन हमें मिलते हैं। द स्लेग लेयर विच इज डेटेड टू 353 बिफोर क्राइस्ट टू 128 आफ्टर क्राइस्ट indicates that Khasi Hills region is the earliest iron smelting site studied in the entire region of the Northeast India। Northeast India में मेघालय के खासी हिल्स जो है वहां पे आयरन बनाने का काम सबसे पहले स्टार्ट किया गया था। नॉर्थ ईस्ट इंडिया की बात है ये। द रेमेनेंट्स ऑफ फॉर्मर आयरन और एक्सकेवेशन एंड आयरन मैन्युफैक्चरिंग आर विजिबल इवन नाउ इन द लैंडस्केप ऑफ खासी हिल्स। खासी हिल्स में अभी भी आप अगर एक्सकेवेशन करते हो तो वहां से आपको ये सारे पोर्शंस मिलते हैं।
British naturalist who visited Meghalaya in early 19th century described the iron industry had developed in the upper part of Khasi Hills. और उन्होंने ये भी देखा था, कहा भी था कि यहाँ पे पहले आयरन की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हुआ करती थी. There is archaeological evidence of zinc production in Rajasthan mines. जिंक को भी बाकी नहीं रखा है. At Zawar from the 6th to 5th before Christ. India was the first country to master zinc distillation. जिंक को प्योर करने वाली इंडिया पहली मास्टर कंट्री थी. Due to low boiling point, zinc tends to vaporize while its ore is smelted. That's why pure zinc could be produced after the sophisticated downward distillation. अब डाउनवर्ड डिस्टिलेशन की टेक्निक उस टाइम पे इंडिया के पास थी, इन विच वेपर वॉज कंडेंस्ड एट अ लोअर पार्ट ऑफ द कंटेनर. दिस टेक्निक वॉज ऑल्सो अप्लाइड फॉर मर्क्यूरी ऑल्सो. इंडियन metallurgists were master in this technique and this has been described in Sanskrit text of 14th century also. प्रूफ के साथ कहा है उन्होंने. देखो, इंडिया हैज नॉलेज अबाउट मर्क्यूरी. उस टाइम पे मर्क्यूरी के बारे में इंडियंस के पास काफ़ी सारी इंफॉर्मेशन थी. मर्क्यूरी का हम एज ए मेडिकल पर्पज यूज करते थे. डेवलपमेंट ऑफ माइन एंड मेटलर्जी डिक्लाइंड ड्यूरिंग द ब्रिटिश कॉलोनियल एरा. जब अंग्रेजों आए तब ये सारी जो अच्छी अच्छी चीज़ें थी इंडिया की वो सारी टूट चुकी थी. बहुत ही धीरे प्रोसेस हो गई वो डेवलप होने की. बाय द 19th सेंचुरी जब वो गए यहाँ से, वंस फ्लोरिश्ड माइंस ऑफ राजस्थान वेयर मोस्टली अबेंडन एंड बिकम ऑलमोस्ट एक्सटिंक्ट. तब जाके 1947 में when India got independence, European literature on science has already found its way slowly into the country. लेकिन तब हमारी जो पुरानी मेथड्स थी वो सारे भूल चुके थे लोग, और यूरोपियन लिटरेचर यानी कि अंग्रेज़ों जो छोड़ के गए थे यहाँ पे उनका ज्ञान वो यूज में आ चुका था. Thus, in post-independent era, the government of India initiated the process of national building through establishment of various institute of science and technology. And in the following section वो सारी यूरोपियन लिटरेचर की चीज़ें हम यहाँ पे स्टडी करेंगे. सो इस लेक्चर में हमने पूरा हिस्ट्री पढ़ा मेटलर्जी का. नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे चैप्टर कंटिन्यू करेंगे. ओके, चलो, थैंक यू सो मच.